अगर आप देखें इट्स लाइक एन एपिडेमिक हार्ट डिजीज। पहले हमें 20 साल 30 साल पहले जब हम लोग MBBS कर रहे थे वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि ऐसा होगा, बट नाउ इट इज़ देयर। तो हमें आइडिया होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है और हमें अपना लाइफस्टाइल कैसे मॉडिफाई करना है। एक तो रीज़न जो इंडिया में है कि भाई हम लोग जेनेटिकली प्रिडिस्पोज हैं। अगर आप बाकी रेसेस देखें, अमेरिकन्स, चाइनीज़, जापानीज़, हमारा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कुछ ऐसा है कि हमें हार्ट डिजीज़ हमारी जनता को होने की संभावना 5 से 10 से 20 गुना है। सो दैट इज़ द जेनेटिक्स, बिकॉज आप जेनेटिक्स को अल्टर नहीं कर सकते, राइट। और दूसरा कंसर्निंग बात क्या है कि मोस्ट ऑफ द डिजीजेज में डॉक्टर धीमन वाज आल्सो मेंशनिंग कि 40-45 साल से कम के लोगों में देख रहे हैं, और अब तो हम लोग 20-25-26 साल के लोगों में भी हार्ट अटैक देख रहे हैं। और वो जैसा मैडम यहाँ पे बैठी थी उन्होंने बताया दैट इज प्रेडोमिनेटली ड्यू टू लाइफस्टाइल। ये देखिए 16 ईयर ओल्ड कोलैप्सेस ड्यू टू हार्ट अटैक, फॉर्चुनेटली कुड रीच मेडिकल इमरजेंसी, कुड रीच अ प्लेस, एंड इसके अंदर रिस्क फैक्टर वाज टोबैको। तो 16-17 गोसाई साहब हमारे साथ के कैथ लैब के मेन टेक्नीशियन आए हुए हैं, तो वो बताएंगे कि ऑलमोस्ट एवरी वीक हम लोग 25-26-27 साल के मरीज देख रहे हैं जिनकी एंजियोप्लास्टी करनी पड़ रही है। फीमेल्स में भी हो सकता है, एक भ्रांति थी कि केवल मेल्स में होता है, बट फीमेल्स में भी हो सकता है। और हमारे देश में क्या है कि डेथ रेट तो ज़्यादा है ही, स्टैटिस्टिक ज़्यादा है, डेथ रेट ज़्यादा है, और 50 वर्ष से जो कम लोग हैं उनकी एज 50 से कम है, उनके अंदर हार्ट डिजीज से जो उनका डेथ रेट है दैट इज अबाउट 50%। पीपल हु आर इन द प्राइम ऑफ देयर लाइफ 40, 45, 50 साल के, दे आर डाइंग सडनली ड्यू टू हार्ट अटैक्स। तो ये एक इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है, इसलिए जो मैं अगेन ये रिट्रेट करना चाहूँगा, ये वाली जो वर्कशॉप्स हैं जो आपके यहाँ पे हो रही हैं, दे आर आई थिंक अ ग्रेट आइडिया। बिकॉज अभी मैं सर से भी बात कर रहा था, ही हैज़ कंसेप्चुलाइज कुछ उसमें मेंटल हेल्थ के बारे में भी है और साइकोलॉजिकल हेल्थ के बारे में भी है। तो दीज आर अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो कुछ जानकारी लेंगे हम हार्ट के बारे में। थोड़ा सा एक आध सवाल पूछ सकते हैं? हार्ट के बारे में कोई बताना चाहेगा? कहाँ पे होता है, कहता है, क्या साइज है इसका, व्हाट इज इट लाइक? एनीबॉडी? लेफ्ट साइड पे तो होता ही है, और कुछ इसके बारे में क्या चीज होती है, व्हाट इज इट? यस, एक्सीलेंट। हाँ, मतलब मैडम बच्चों की क्लासेस अपने बताती होंगी, बायोलॉजी तो बताती हैं। अच्छा, 4 पार्ट में होता है, हृदय, आलन, स्कल, ऐसे ही कुछ नाम है सर। हाँ ठीक है, बढ़िया। लेफ्ट साइड में होता है एक मसल पंप है, हम लोग कहते हैं फिस्ट भर के आकार का है, जैसा मैडम और आपने बताया 4 चैम्बर्स हैं, और इसका काम क्या होता है? इट्स लाइक अ साइकिल पंप की तरह ये सारे शरीर को ब्लड सप्लाई देता है। और इसका अगर आप देखें 70 to 72 टाइम्स अ मिनट चलता है, और ये जो ब्लड वेसल्स हैं इनके थ्रू सारे एरिया में ब्लड जाता है। हार्ट से थोड़ी थोड़ी धमनियाँ या वेसल्स निकलती हैं, तो पूरे एरिया में, पूरे बॉडी में अगर हम इनको ब्लड वेसल्स को सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर माप लें तो 60,000 माइल्स है पूरे ब्लड वेसल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है। और इतनी छोटी होती हैं तो इनके अंदर किसी में भी कोलेस्ट्रॉल या वसा जिसको हम बोलते हैं वो जम सकता है। ब्रेन में हो सकता है, हार्ट की अपनी नसों में हो सकता है, किडनी में हो सकता है। तो इसलिए इसको कैसे प्रिवेंट करना है, विल टॉक अबाउट दैट। हार्ट को खुद के लिए भी ब्लड की ज़रूरत है, जिसको हम बोलते हैं कॉर्नरी आर्टरीज। तो ये लोग हम रोज़ाना एंजियोग्राम करते हैं, जिनके रिलेटिव्स को या मे बी किसी के खुद की भी एंजियोग्राफी हुई होगी, ही नोज की कॉर्नरी एंजियोग्राफी हम लोग बोलते हैं, जिससे हार्ट की नसों की ब्लॉकेज हम लोग बताते हैं। तो ये छोटी नसें होती हैं, ये देखिए एक वीडियो है नीचे, तो 2 से 3 से 3.5 मिलीमीटर इतनी वेसल की उसकी वो होती है। तो अगर उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जो येलो वाली चीज़ है वो जम जाए तो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आने लगती है। जब ऑब्स्ट्रक्शन आएगी तो ब्लड प्रवाह, खून का प्रवाह रुक जाएगा और हार्ट अटैक होने की संभावना है। ठीक है, तो पहले कॉन्सेप्ट हमें समझना जरूरी होता है कि जैसे नॉर्मल ब्लड फ्लो जा रहा है उसके अंदर वो कोलेस्ट्रॉल जमने लग गया तो धीरे धीरे ऑब्स्ट्रक्शन आके उसकी सप्लाई बंद हो जाएगी। ये देखिए नॉर्मल जा रहा है पहले, जैसे जैसे वो उसका दरवाज़ा एक बंद होता जा रहा है, सडनली क्या होगा, वो दरवाज़ा पूरी तरह बंद हो जाएगा और एकदम से हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये नॉर्मल हार्ट की एक वीडियो है, चल रहा है बिल्कुल सुचारू रूप से। और राइट साइड पे आप देखिए वो एक उसके अंदर काला काला सा पैच आ गया। तो जब एक काला पैच आ जाएगा इसका मतलब हार्ट की मसल वहाँ की डेड हो गई या मर गई। तो जब भी कोई
इतने छोटे ऑर्गन की करीब 250 ग्राम का है, उसके अंदर से अगर 10, 12, 14, 15 ग्राम का भी एरिया डैमेज हो गया, सो दैट इज वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर द पर्सन। तो ये लक्षण जो होते हैं हम लोग बोलते हैं हार्ट के, इसलिए बताना चाह रहे हैं बिकॉज सबको सेंसिटाइज होना चाहिए कि लक्षण होते क्या हैं। कोई बताना चाहेगा हार्ट अटैक या एंजाइना के क्या लक्षण होते हैं? चेस्ट में पेन आना और पसीना, स्वेटिंग, ब्रेथलेसनेस, गुड गुड, ब्रेथलेसनेस, चेस्ट पेन, स्वेटिंग, बिल्कुल। और बाएं हाथ में यस, लेफ्ट साइड ऑफ, कन्वेंशनली हम बोलते हैं लेफ्ट साइड ऑफ हाथ में दर्द आता है, तो प्राथमिक लक्षण है एंजाइना, और ये होता है दर्द चलने से होता है। जब व्यक्ति चलेगा तो हार्ट पे लोड पड़ेगा और चलने से दर्द हो जाएगा। अब ये भी एक भ्रांति है कि बाएं में होता है, लेकिन केवल बाएं में होना जरूरी नहीं। तो वी आर हेयर टू बस्ट सर्टेन मिथ्स कि फीमेल्स में भी हो सकता है, किसी भी एज पे हो सकता है, साइड कोई भी हो सकती है, पेट में भी जा सकता है, इट कैन गो टू द जॉ ऑल्सो, जबड़े में जा सकता है, कई लोगों के दांत में या जबड़े में होता है। और एक इम्पॉर्टेंट जो सिम्टम है जिसको हम हर व्यक्ति को बताते हैं, सांस की तकलीफ मैडम ने बताया, पसीना आपने बताया, गैस की फीलिंग जो है, ये एक और इम्पॉर्टेंट कैरी होम मैसेज है। कई बारी लोगों को कहते हैं, लोग कहते हैं गैस चढ़ रही है, सो दैट इज अ साइन ऑफ इम्पेंडिंग हार्ट डिजीज। तो उसको इग्नोर नहीं करना है। ये नहीं कि एंटासिड या पेंटोपेराजोल या डाइजीन लेते रहे। अगर गैस की फीलिंग आ रही है तो आपको एक डॉक्टरी परामर्श लेना बहुत जरूरी है। दैट कुड बी अ साइन ऑफ इम्पेंडिंग हार्ट डिजीज। तो ये इम्पोर्टेंट सिम्टम का स्पेक्ट्रम जान लेना जरूरी है। कारणों पे हम आएंगे, क्या कारण हो सकते हैं आपके हिसाब से, आप बताओ क्या कारण हो सकते हैं हार्ट डिजीज के? मतलब एनीबॉडी, आपने वैसे ही आपसे पूछा। सर लाइफ स्टाइल जो है वो सही नहीं है, तो उसकी वजह से सर हो सकता है जी, सर वेट, जेनेटिक्स, वेट ज़्यादा होना, जेनेटिक, डायबिटीज, हाइपरटेंशन। तो कुछ हम बोलते हैं अपरिवर्तनीय और कुछ बोलते हैं परिवर्तनीय। अपरिवर्तनीय मीन्स जैसे कि जेनेटिक्स, जेंडर, एज। परिवर्तनीय क्या है? इतने सारे हैं, हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, डायबिटीज, ओबेसिटी जैसा आपने बताया, मेटाबॉलिक लाइफस्टाइल। तो अगर आप देखिए कि परिवर्तनीय कारण इतने ज़्यादा हैं तो गलती हमारी है ना कि हार्ट डिजीज हो रही है। वी हैव द पावर टू चेंज ऑल दीज फैक्टर्स। वो वाले तो खैर हम नहीं बदल पाएंगे भाई, जेंडर अपना नहीं बदल सकते, फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक्स इतनी नहीं ऑल्टर कर सकते, ये वाले तो बदल सकते हैं। तो व्हाट डू वी नीड टू डू अबाउट दैट? सबसे पहले ब्लड प्रेशर की बात करेंगे, स्मोकिंग, कोलेस्ट्रॉल, और चौथी चीज व्यायाम या वजन या खाना वाना। सो ब्रीफली वी स्पीक अबाउट एवरीथिंग। ब्लड प्रेशर क्या होता है, कोई बताना चाहे? 80-120 सर जितने नहीं, 120-80 तो ठीक है, होता क्या है? बिल्कुल सही बताया सर जितने स्पीड से या जितने प्रेशर से हार्ट सारे नसों में ब्लड पंप करता है, वही प्रेशर है उसका जो Great. पंप लाएगा। तो डायस्टोलिक वही हम बिल्कुल सही बता रहे हैं। पंप बना दिया, एक बॉडी बना दी। तो जो हार्ट जिस प्रेशर से, जो आपने बताया, ब्लड को सप्लाई करेगा बाकी ऑर्गन्स को, उसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और आपने बिल्कुल सही बोला 120-80 तो रक्तचाप बुरा नहीं है। हाई ब्लड प्रेशर इज द वन विच इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर, रक्तचाप तो होना ही है, सब एवरी पर्सन हैज टू हैव अ ब्लड प्रेशर। तो ये जब आप देखिए, वो एक कार्टून में बता रहा है कि जब पंप पे खुद पे दबाव पड़ने लगता है तो हार्ट जो है थक जाएगा। अगर मान लीजिए 120/80 है और आपका पूरा दिन मान लीजिए ब्लड प्रेशर 150/90 चल रहा है, तो हार्ट भी स्वाभाविक रूप से कुछ टाइम के बाद 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे के बाद थक जाएगा। हम लोग 120-80 मानते हैं, बट 120 to 140 और 80 to 90 वाला हम लोग फिर भी सोचते हैं उसमें दवाई इतनी अनिवार्य नहीं है। इट कैन स्टिल गेट कंट्रोल्ड विद लाइफस्टाइल। नमक कम कर लिया, वो हम बात करेंगे उसके बारे में, एक्सरसाइज कर लिया। पर यदि परसिस्टेंटली 140/90 से ऊपर आ रहा है, तब आपको दवाई लेना जरूरी है और डॉक्टर से परामर्श करना जरूरी है। तो ये बीच की बॉर्डर लाइन रेंज मैंने बताई। तो दीज नंबर्स यू शुड अगेन नो। जैसे आज की कैरी होम मैसेजेस में हो गया कि हार्ट डिजीज जो है जेंडर में फर्क नहीं करेगी, ब्लड प्रेशर की वैल्यू क्या है, कॉमन रिस्क फैक्टर्स हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो इसको हम लोग कहते हैं साइलेंट किलर, निशब्द मृत्यु लाने वाला रोग। बिकॉज कई बार ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स बड़े नॉर्मली होता है, हेडेक हो सकती है, कुछ और हो सकता है, लेकिन कई बार इसके कोई सिम्टम नहीं होते। द फर्स्ट सिम्टम इज अ हार्ट अटैक, द फर्स्ट सिम्टम इज अ स्ट्रोक, पैरालिसिस हो गई या कोई ब्लीडिंग हो गई। तो इसलिए
जो सर भी बता रहे थे, ब्लड प्रेशर व्यक्ति को चेक कराना चाहिए। तो हम लोग कितनी बारी चेक बोलते हैं कि आफ्टर द एज ऑफ 20 एक बार तो चेक करा लो, और 20 साल के बाद यदि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो एटलीस्ट 5 साल में एक बार चेक कराओ। आफ्टर द एज ऑफ 40 मे बी एवरी ईयर आप चेक कराओ। और अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, ब्लड प्रेशर की, ओवरवेट की, तो और फ्रीक्वेंटली चेक कराओ। आजकल ये हैव लॉट ऑफ होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम्स। तो कितने लोगों के घर में है ब्लड प्रेशर बराबर? कमी है। तो वही है, ट्रेडमिल जैसे होती है ना, वही अक्सर तौलिया सुखाने के काम आती है। तो ये हम बोलते हैं कि जैसे 4 व्यक्ति हैं तो 4 में से 3 को पता ही नहीं होता कि उसको ब्लड प्रेशर है, सिर्फ 1 पर्सन नो। सो दैट इज द एक्सटेंट ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। इसलिए ब्लड प्रेशर रेगुलरली चेक करना बहुत जरूरी है। और हाई ब्लड प्रेशर से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, तो वो बस ब्रीफली, एक तो हार्ट पे असर पड़ सकता है, किडनी पे असर पड़ सकता है, आंखों पे असर पड़ सकता है, और ऑफ कोर्स ब्रेन पे असर पड़ सकता है। तो आप भी घर जाके आज अगर डिस्कस करना चाहेंगे फैमिली से, तो हाइपरटेंशन के 3-4 ऑर्गन्स पे खराब असर पड़ेंगे। अगर हम हेड टू टो चलेंगे, ब्रेन, हार्ट पे खुद पे असर पड़ जाएगा, किडनी पे असर पड़ जाएगा, और आइज पे असर पड़ जाएगा। तो क्या हो जाता है, हृदय का जो आकार है वो बढ़ जाता है। ये एक इकोकार्डियोग्राफी की फोटो है, गोसाई साहब फेमिलियर हैं इससे। तो हार्ट, जिसका ब्लड प्रेशर परसिस्टेंटली हाई रहेगा और कंट्रोल में नहीं रहेगा, धीरे धीरे हार्ट का आकार बढ़ने लग जाएगा। और हार्ट की मसल जो है, देखिए थिक हो गई, इतनी थिक हो गई, नॉर्मल वहाँ पे कितनी थिक हो गई, क्योंकि प्रेशर पड़ रहा है हार्ट पे खुद ही। और धीरे धीरे हार्ट जो है वीक होता जाएगा। सीने में दर्द हो सकता है, हार्ट अटैक पड़ सकता है, एंजाइना हो सकता है ब्लड प्रेशर से, स्ट्रोक या पैरालिसिस हो सकते हैं। ब्रेन की वेसल्स जो है अचानक फट जाएंगी, या ब्रेन की वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होके वहाँ पे भी मसल्स को डैमेज कर देंगी। तो ये सब चीज़ें हो जाती है। आँखों से धुंधला दिखने लगेगा। तो अगर आपकी आँखों में कोई प्रॉब्लम है, आप आइज़ तो चेक कराते ही हैं, कई बार आप जिसके चश्मा पहना है वो चश्मा चेक कराएगा, पर अगेन अगर सर में परसिस्टेंट दर्द आ रहा है या आँखों से अच्छा नहीं दिख रहा, तो एक बार ब्लड प्रेशर चेक करा लेना बहुत जरूरी है। किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है हाई ब्लड प्रेशर। अनकंट्रोल्ड जो ब्लड प्रेशर है या साइलेंट ब्लड प्रेशर, इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज है रीनल फेलियर होने का, और वो अचानक पता लगता है। अगर सालों तक ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है तो अचानक किडनीज फेल हो जाएंगी। और किडनी के जो सिम्टम्स हम लोग यूजुअली लोगों को एजुकेट करते हैं, पैरों में सूजन आ सकती है, आपको हमेशा अत्यधिक थकावट रहेगी, और भूख नहीं लगेगी, या हमेशा खारिश होती रहेगी। किडनी में कुछ टॉक्सिन्स होते हैं जो एक्सक्रीट नहीं हो पाते, तो जो स्किन है वो रफ हो जाती है। बड़े नॉन स्पेसिफिक से सिम्टम्स हैं, कई बार ये नॉर्मली भी होते हैं लोगों को, बट अगर ऐसा कुछ है तो एक बारी ब्लड प्रेशर चेक करा लेना, एक बारी ब्लड टेस्ट करा लेना बहुत बहुत अनिवार्य है। तो दिस इज द रीजन फॉर टेलिंग यू ऑल दिस। नॉन स्पेसिफिक भी है तो एक बार ब्लड टेस्ट करा लेना बहुत जरूरी है। और लास्ट जो ब्लड प्रेशर का असर होगा वो आइज पे होगा। जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आंखों की नसें भी सिकुड़ जाएंगी, और इसको हम बोलते हैं रेटिनोपैथी। तो इससे अचानक आंखों में धुंधलापन, अंधे भी हो सकते हैं लोग। तो जैसा मैंने बोला, अगर सांस फूल रही है, हेडेक हो रहा है, भूख नहीं लग रही, आपको स्किन में भी कोई कोर्सनेस या रफनेस लग रही है, पैरों में सूजन आ रही है, तो ब्लड प्रेशर और एक बार किडनी फंक्शन टेस्ट करा लेना बहुत बहुत जरूरी है। ब्लड प्रेशर का कैसे पता करेंगे आप इसकी जांच कराएंगे ऑब्वियसली। जैसा मैंने बोला कि जिस व्यक्ति को फैमिली हिस्ट्री है हार्ट डिजीज़ की, डायबिटीज़ की, किडनी की, या ओवरवेट जो लोग हैं, ये सब ऑर्गन्स हमने बना दिए जस्ट सो दैट पिक्टोरियल जो होता है आपकी मेमोरी में ज़्यादा स्टिक करता है ज़्यादा देन टेक्स्ट। तो अगर इस किस्म की फैमिली हिस्ट्री है तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा रेगुलरली चेक कराना है, बट एक बारी मैंने जैसा बताया 20 साल के बाद और 40 ईयर्स के बाद एवरी ईयर आपको चेक कराना जरूरी है। और इसका पूर्ण निवारण शायद नहीं है, बट कई बार हमसे भी पेशेंट्स पूछते हैं, आप लोगों की फैमिली में भी होगा, लोग डरते हैं दवाई लेने से, कहते हैं जी कितने दिन चलेगी, अच्छा फिर थोड़े दिन लेके क्या छोड़ दें हम। अमूमन अगर आप डायबिटिक हैं या आपका वेट ज़्यादा है, तो अगर आपने वेट लूज कर लिया तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सकता है। और डायबिटीज़ अगर है और आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो अमूमन हम लोग एडवाइस नहीं करते दवाई छोड़ने के लिए, मॉनिटर करते हैं। अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाता है तो एक बार ट्रायल दे देते हैं दवाई छोड़ने का, बट कई बार दवाई आपको लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ सकती है, उसका कोई नुकसान नहीं। तो इसको नियंत्रित करते हैं ब्लड प्रेशर को,
और द मैसेज इज कि एनी पर्सन विद अ हाई ब्लड प्रेशर वो भी नॉर्मल लाइफ व्यतीत कर सकता है, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। कई बार लोग कहते हैं जी हम दवाई क्यों लें, तो दवाई लेना अनिवार्य है। और आपको करना क्या है कि आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन जो है वो आपको माननी है ब्लड प्रेशर के लिए, और दवाई लेनी है। और ब्लड प्रेशर आजकल हम लोग इनकरेज करते हैं होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, तो आप अपना खुद से ब्लड प्रेशर मापते रहिए। और आहार अच्छा लेना है, व्यायाम अच्छा करना है, वो मैं बताऊंगा थोड़ा सा। कौन सी सही दवा है ये आपका डॉक्टर ही डिसाइड करेगा, आपका पड़ोसी से नहीं पूछना। कई बार होता है कि वो कहते हैं जी वो शर्मा जी की तो ये दवाई चल रही, मैं भी यही ले लेता हूँ, तो वो नहीं करना है। और नियमित रूप से दवाइयाँ लेनी है, और बिना डॉक्टर से पूछे आप ना अपनी दवाइयाँ बंद करिए ब्लड प्रेशर की या हार्ट की जो भी चल रही हैं। क्योंकि वी सी सो मेनी पेशेंट्स, वो लोग कहते हैं कि यार वो कोई रिलेटिव आए थे, उन्होंने ये कह दिया कि भाई अब आप ये बंद कर दीजिए, तो उसके बाद अचानक 6 महीने बाद ब्लड प्रेशर शूट करता है और स्ट्रोक हो जाता है। तो जब तक आपके डॉक्टर ना बताएं आप दवाई को खुद से बंद ना करिए ब्लड प्रेशर की। सो दीज आर सिंपल टिप्स, स्मॉल टिप्स। अब हम स्मोकिंग पे आ जाते हैं। अगेन पूछना नहीं चाहूँगा कि कौन कौन स्मोकर है यहाँ पे, ताकि लोग बताएंगे भी नहीं वैसे, तो मैं इस पे आ जाता हूँ कि कंसर्निंग बात यह है कि इंडिया में नाउ फीमेल स्मोकर्स की संख्या भी बढ़ रही है, स्पेशली अमंग से यंगर जनरेशन। और आप जान के आपको आश्चर्य होगा कि 16 साल से कम उम्र के 25% जो लास्ट स्टैटिस्टिक थी, किड्स आर यूजिंग टोबैको 16 ईयर से कम। और ये पीयर प्रेशर है, एफ्लुएंस का है, लोगों को दे वांट टू बी अमंग्स देयर फ्रेंड्स। यंगर जनरेशन को आइडिया नहीं है कि इसके कितने नुकसान हैं। बाकी ये सारे तरह तरह के टोबैको के इंटेक हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम बताना चाहते हैं लोगों को आजकल, पैसिव स्मोकिंग। सो यू मे नॉट बी स्मोकिंग योरसेल्फ, लेकिन अगर आप खुद से, आपके स्पाउस या आपके घर में कोई और स्मोक कर रहा है तो आप उसकी भी स्मोक को इनहेल कर रहे हैं। तो पैसिव स्मोकिंग जो है वो उतनी ही ख़राब है जितने की एक्टिव स्मोकिंग। और ये दूसरों को तो हानि पहुंचाती है, स्वयं को भी हानि पहुंचाती है। तो इसको हम बताना यही चाहते हैं कि इसके अंदर एटलीस्ट 4 से 5,000 केमिकल्स होते हैं इन वन पर्टिकुलर सिगरेट। आजकल वो बड़ा ज़माना है कि स्लिम सिगरेट्स फॉर फीमेल्स, बट ऑल ऑफ देम आर मिथ्स। एक सिगरेट उतनी ही प्रॉब्लमेटिक है जैसी भी टाइप की हो। और इसके अगर हम देखें कैंसर, लंग कैंसर्स, स्ट्रोक, प्रॉब्लम इज हार्ट पे भी असर करती है। वो देखिए वो सिगरेट है और हार्ट की हालत देखिए क्या होगी, तो हार्ट अटैक को भी प्रेडिस्पोज करेगी। धूम्रपान छोड़ने के फायदे अगर मैं आपको बताऊं, विद इन 20 to 30 मिनट्स इफ यू क्विट, तो आपका जो हार्ट रेट है, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज बताती है हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज होने लगता है केवल आधे घंटे में। और एक दिन के बाद हार्ट अटैक का जो रिस्क है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो दैट इज हाउ ड्रामेटिक इट इज। 3 महीने में आपका जो ब्लड फ्लो है, लंग कैपेसिटी है, वो इम्प्रूव होने लगेगी अगर आपने कंप्लीटली छोड़ दी सिगरेट। 5 साल में कैंसर का खतरा भी कम हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वी मोटिवेट पेशेंट्स कि अगर आपको, दिस इज एक्चुअल डेटा, कि 1 साल में आपका जो हार्ट अटैक का रिस्क है 50% कम हो जाएगा। हमारे पास कितने पेशेंट्स आते हैं, वो स्टेंट भी लगवा लिए, 2-3 स्टेंट लगे हुए हैं, लेकिन स्मोकिंग चलती रहती है। दे कीप ऑन कमिंग बैक विद रिकरेंट इवेंट्स। तो स्मोकिंग इज द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्सिबल फैक्टर। अगर कोई आपके जहन में, आप खुद से टोबैको या स्मोकिंग या इवन गुटखा, स्मोकलेस टोबैको, ये सारे उतने ही नुकसानदेह हैं, तो इसको बंद करना अनिवार्य है। कैसे छोड़ना है, तो धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश करें। लॉट ऑफ थिंग्स, इलायची है, लौंग है, बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, आपको अपना मेंटल स्टेटस मेकअप करना है कि यू हैव टू क्विट। तो यू हैव टू वेरी फर्म इन योर बिलीफ। तनाव से दूर रहें। कई बार लोग कहते हैं यार मैं टेंशन में हूँ तो मैं जो हूँ स्मोक कर लेता हूँ, इट हेल्प्स मी कॉन्सेंट्रेट। ये सब बेकार की बातें हैं। और जितना आप एक्सरसाइज करेंगे, जितना अगर मान लीजिए किसी विशेषज्ञ से मदद लेनी है वो लीजिए। दूसरा अपना पीयर ग्रुप जो है आपका, अगर आपके फ्रेंड्स स्मोक कर रहे हैं तो बेहतर है या तो उनकी सिगरेट छुड़वा दें या फ्रेंड्स को छोड़ दें, नए फ्रेंड्स बनवाएं। तो पीयर प्रेशर में स्मोकिंग विल इंक्रीज। सो अल्कोहल भी अच्छा नहीं है, तो हम लोग रिकमेंड यही करते हैं कि ये तो इंटरफेयर विद ऑल बॉडी फंक्शंस। तो अगेन इसके बारे में भी मिथ्स है। गाइडलाइंस हमारी यही कहती हैं कि अबाउट 30 to 50 ml, which is about 1.5 pegs a day, may not be unsafe। लेकिन इसको दूसरे लोग ट्विस्ट ऐसे करते हैं कि डॉक्टर साहब बता रहे थे कि पी सकते हैं।
वैसा नहीं कह रहे हम। ना ही ये कह रहे हैं कि जो लोग नहीं पी रहे हैं वो शुरू कर दें आज से। वो अगर ले रहे हैं तो कंट्रोल में लेना है, मे बी 1.5 पैक, बट आइडियली ना लें तो अच्छा है। फिर कोलेस्ट्रॉल पे आ गए, इसको कैसे, इसके बारे में बड़ी भ्रांति है। डॉक्टर साहब ने बताया था कि कोलेस्ट्रॉल हानिकारक नहीं है, जैसे कि ब्लड प्रेशर है, दैट इज नॉट प्रॉब्लमैटिक, हाई ब्लड प्रेशर इज प्रॉब्लमैटिक, उसी तरह से हाई कोलेस्ट्रॉल इज अ प्रॉब्लम। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि कई बॉडी फंक्शंस को ड्राइव करता है, तो जीरो कोलेस्ट्रॉल नहीं हो सकता। इसके लिए देखिए, जैसे ये रेड वाले हैं वो ब्लड सेल्स हैं, येलो वाले कोलेस्ट्रॉल हैं, सो दे आर अ नॉर्मल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। और जब ये ज़्यादा हो जाएंगे तब वेसल्स में डैमेज होगा। तो इसको हम जो मैं मेन चीज़ जो बताना चाह रहा था आप लोगों को, लिवर में इसका सिंथेसिस होता है और 80-90% कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में डाइट से आता है। और डाइट में मेनली एनिमल प्रोटीन्स, जो प्लांट प्रोटीन्स हैं, अनाज है, फल है, सब्जियां हैं, उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल इतना नहीं होता। इसलिए जो वेजिटेरियंस हैं या वीगन्स हैं, उनके कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल इज मच बेटर देन पीपल हु टेक एनिमल प्रोटीन्स। तो अगर आप अगर आप वेजिटेरियन हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। इफ़ यू कैन कन्वर्ट टू वेजिटेरिज्म वो भी अच्छी बात है, लेकिन अगर आप वो मीट्स ले भी रहे हैं तो वील टेल यू कि भाई किस प्रकार के मीट्स बेटर रहेंगे। तो एक होता है HDL कोलेस्ट्रॉल। सर मिल्क से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है सर? है, मिल्क लेने से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है सर? मिल्क जो लेना होता है लो टोन वाला लेना चाहिए, अगर हाई क्रीम वाला लेंगे तो उससे बढ़ता है। HDL कोलेस्ट्रॉल अच्छा कहलाता है और LDL कोलेस्ट्रॉल खराब कोलेस्ट्रॉल होता है। तो इसका एक आप याद करने के लिए, HDL मतलब जितना हाई रहे उतना अच्छा है, H से हाई। LDL इज बैड कोलेस्ट्रॉल, L से जितना लो रहे उतना अच्छा। सो दिस इज अ गुड वे टू रिमेंबर। आपको अपना ब्लड प्रेशर का वैल्यू पता होना चाहिए 120/80, आपको अपना HDL और LDL पता होना चाहिए कितना है। HDL हम लोग रिकमेंड करते हैं 45 से 50 से ज़्यादा हो, और LDL आइडियली 100 से कम हो। पहले 130 कहते थे, आजकल हम लोग 100 कह रहे हैं। जिसको हार्ट डिजीज है उसका हम 70 मानते हैं, 50 भी कहते हैं कई लोगों का, बट LDL HDL की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो कैसे करें इस पे वजन पर नियंत्रण, सर बता ही रहे थे। तो टोटल कोलेस्ट्रॉल 100 होना चाहिए सर? है, सब मिला के जो होता है टोटल कोलेस्ट्रॉल वो 100 होना चाहिए। नहीं LDL 100 है। टोटल में आता है सर ना, नीचे टोटल में मैं टोटल जो टोटल एंड में बताऊंगा। Yes, sir. और जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं, फास्ट फूड्स हैं, फ्राइड फूड्स हैं, हाई कंटेंट, जैसे अभी मैम से भी बात हो रही थी चाय पे, तो बता रही थी मैडम कि लोग जो हैं मतलब उसके अंदर खाने में कुछ और ना चुन के बिस्किट्स खा लेते हैं। तो बिस्किट्स आर रियल प्रॉब्लम। तो अगर आपको बिस्किट्स लेने ही हैं, डाइजेस्टिव्स आते हैं विच आर लो कार्ब बिस्किट्स, वो ले सकते हैं, बट बाय एंड लार्ज इनसे अवॉइड करना चाहिए। पिज़्ज़ाज हैं, समोसे के बारे में बड़ी भ्रांति है, लेकिन है इतना टेस्टी कि एक तो खा ही लेना चाहिए। तो उसके बाद चाहे आप 5000 स्टेप चलो। तो बट अगेन सम डेज यू कैन चीट डेज होते हैं जो पीपल कैन चीट ऑन पर्टिकुलर डेज, बट बाय एंड लार्ज जितना अवॉइड करें उतना अच्छा। और नियमित रूप से व्यायाम, या इफ समबडी वांट्स टू डू योगा, योगा इज अ ब्रिलियंट एक्सरसाइज, एनीबडी वांट्स टू डू इट। कई बार कोलेस्ट्रॉल के लिए हम लोग दवाइयाँ भी देते हैं, वो हमारे ऊपर है, वी हैव द डॉक्टर विल डिसाइड। एंड लास्ट चीज बिफोर वी कम टू सडन कार्डियक अरेस्ट इज बढ़ा हुआ वजन और बैड लाइफस्टाइल। तो इसके लिए देखिए, ये बड़ा कार्टून मुझे अच्छा लगता है कि हम लोगों ने वहाँ से शुरू किया, अच्छे वाले ठीक हो गए थे, लेकिन वापस वहीं पे आ गए। काउच पोटैटोज एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल, स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन फ्रंट ऑफ टीवी। आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग छोटे थे तो वी यूज्ड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम आउटसाइड, खेल रहे हैं, लेकिन आजकल के बच्चे इतना खेलने में रुचि नहीं लेते। तो वट एवर इट इज़, पेरेंट्स हैव टू मोटिवेट दैट। तो ये जो है किसी समय का भोजन, हमारे ख्याल से जो हमारे कार्डियोलॉजिस्ट बताते हैं, छोड़ने की जरूरत नहीं है। देयर लॉट ऑफ फैट्स, ओमैड है आजकल, 1 मील अ डे, एंड कीटोन डाइट है, ये सब डाइट है। तो आइडियली वो वाले सारे इतने लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी नहीं है उन लोगों की, उन डाइट्स की। तो आप पोर्शन अपने कम कर दीजिए, बट नियमित रूप से अगर आप 3 मील्स ले रहे हैं सो यू विल डू प्रीटी वेल। पोर्शंस अपने कंट्रोल करिए। और पानी की बहुत इंपॉर्टेंस है कि एटलीस्ट यू शुड हैव 6 ग्लासेस ऑफ वाटर या 1.5 to 2 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे। और उसमें भी मुझे लगता है मोस्ट ऑफ अस विल फॉल शॉर्ट।
हम लोगों को वाटर बॉटल एक रखनी चाहिए, तो बट हम लोग खुद ही आई थिंक वी एज डॉक्टर ऑल्सो फॉल शॉर्ट ऑन इट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज़। और ये डॉक्टर साहब बता ही गए थे कि इन तरह के अनाजों को चुनना चाहिए। जो मोटा अनाज है उसको आप चुनिए। रेशेदार जो हाई फाइबर डाइट है वो बहुत अच्छी रहेगी। हरी पत्तेदार सब्जियां, छिलकेदार सब्जियां, फल, एटलीस्ट 3 to 4 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स या हाई फाइबर डाइट 2 to 3 सर्विंग्स एवरी डे। और वही मैं बता रहा था, जो लोग नॉन वेज के शौकीन हैं, फिश आप ले सकते हैं और चिकन आप ले सकते हैं। मटन विल बी वेरी वेरी हाई रेड मीट्स होते हैं ये, तो इनको अवॉइड करना चाहिए। और अगर आप एग्स ले रहे हैं तो हम लोग यही रिकमेंड करते हैं कि आप मतलब 2 to 3 एग्स अ डे सेफ है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको एग योक उसका निकाल देना चाहिए। एटलीस्ट 1 एग योक आप ले सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ना लें तो अच्छा है। सो मिल्क के बारे में आप पूछ रहे थे, तो मिल्क वाला जो मैं बता रहा था, लो फैट या जो स्किम्ड मिल्क है, दैट इज बेटर रादर देन हाई फैट हाई मिल्क। सॉल्ट को हटा दें टेबल से, और सॉल्ट को टेबल से हटा दीजिए। जितना खाने में डलना है उतना ही डालिए। आजकल लोना आता है, लो सॉल्ट डाइट, वो आप ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। खाने पकाने का तरीका भी मायने रखता है। तो जैसे आप जो ऑयल्स हैं जो हम लोग रिकमेंड करते हैं, जैतून हो गया, मूंगफली का हो गया, कैनोला, इन सबको आप यू कैन मिक्स एंड मैच दीज ऑयल्स। और फ्राइड ना करें, ग्रिल या स्टीमिंग इज मच बेटर। बेकिंग भी अच्छी है, बट यू नो इट शुड नॉट बी अ फ्राइड फूड एंड यू शुड नॉट रीयूज द ऑयल। ये सब लोग हम लोग रिकमेंड करते हैं, जो एक बार तेल आपने यूज़ कर लिया उसको दोबारा गर्म करके ना करें, बिकॉज उसके अंदर कुछ ट्रांस फैटी एसिड्स आ जाते हैं विच आर वेरी वेरी हार्मफुल। तो एक बार जो तेल यूज़ हो गया उसको डिस्कार्ड कर देना बेटर है। अगेन एक्सरसाइज तो सभी लोगों को पता है कि जैसे यहाँ पे 2 ही फ्लोर है ना शायद, यहाँ पे तो 2 ही 4 है, तो लिफ्ट भी होगी। तो कितने लोग मतलब लिफ्ट रेगुलरली यूज करते हैं वर्सेस स्टेयर्स। तो अगर आप स्टेयर यूज करेंगे सो अगेन दैट इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज। तो स्टेयर्स यूज कर लेना बेहतर है। सर वो बहुत टाइप के ऑयल जो थे सर, मिक्स करना है कि एक छोड़ के फिर कभी कभी ऐसे करना है? आप क्या करते हो? हम तो चेंज करते हैं, कभी इसको कभी कुछ मिक्स नहीं करते सर। नहीं मिक्स नहीं, मेरा मतलब है चेंज करना। चेंज करते चेंज करना बिल्कुल सही आपने पूछा। और एक सर, लो सोडियम साल्ट और रॉक साल्ट में बेहतर कौन सा है? रॉक सॉल्ट बेटर, रॉक साल्ट बेटर। और लोना भी आप लो सॉल्ट भी यूज कर सकते हो। तो एक्सरसाइज अगेन है, इसको हम लोग रिकमेंड करते हैं फैमिली के साथ आप एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत अच्छा है, बिकॉज द एंटायर फैमिली बिकम्स हेल्थ कॉन्शियस। अकेले तो कर ही सकते हो, बट और दूसरा चीज़ है कि जब भी आप वॉक करते हो, तो आपने देखा होगा लोग वॉक करते करते मोबाइल का भी यूज़ कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो इट शुड बी अ वेरी ब्रिस्क वॉक, और वह ऐसी वॉक हो कि आप कॉन्वर्सेशन ना कर सकें, आपको एक सेंटेंस बोलने में थोड़ी सी थकान लगे, वरना वॉक का कोई फ़ायदा नहीं। तनाव रहित रहिए। अभी कहना आसान है, अब हर एक आदमी को अपना अपना फिगर आउट करना कि कैसे सर तनाव। मोबाइल से कुछ सुनते हुए आपके क्वेश्चन से मुझे बहुत तनाव हो रहा है। मैं कह रहा था मोबाइल को सुनते हुए वॉक कर सकते हैं सर? सुनते कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है वहां से कोई बोल ना रहा हो। म्यूजिक सुन म्यूजिक सुन लीजिए, म्यूजिक। यूट्यूब पे कथा सुनते हुए नहीं वॉक कर अरे सकते? बहुत बढ़िया, क्या बात है। बिल्कुल सुन सकते हैं, लेकिन तेज करना है, तेज वॉक करना है, ब्रिस्क वॉक, ठीक है। हॉबीज पालिए और लेस हरी एंड वरी। आई लव दिस कार्टून कि वो घोड़ा भाग रहा है, बाकी बॉडी पीछे रह रही है, तो लेस हरी एंड वरी। सो शांति से काम करिए एंड यू नो जोक अ लॉट। अपने कॉलीग्स को अप्रिशिएट करिए, आपके साथ जो लोग हैं उनको अप्रिशिएट करिए। तो मैं अब मेन चीज़ पे आ जाता हूँ, सडन कार्डियक अरेस्ट के बारे में हम लोग बात करना चाहेंगे। कि आजकल आपने देखा होगा कि सडन कार्डियक अरेस्ट ये हम लोग देख रहे हैं, तो इसको हम लोग सेंसिटाइज आपको ये करना चाहते हैं कि जैसा मैंने बताया था, हार्ट अटैक जो है वो फीमेल्स को भी हो सकता है। ये मैडम ये रीमा लागू मैम को आपको पता होगा, शी वाज इन द प्राइम ऑफ हर लाइफ, सडनली ड्रॉप डेड। हमारे राष्ट्रपति थे, सच अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। ये नॉर्थ ईस्ट में कहीं स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर ले रहे थे, ही कोलैप्स्ड, कुड नॉट बी सेव्ड, क्योंकि उस समय आई डोंट नो हाउ पीपल रिएक्टेड और व्हाट। और ये वीडियो अगर चल जाए तो दिखाना चाहूँगा कि भाई प्राइम एथलीट्स को भी हो सकता है। ये देखिएगा, बड़ा फेमस वीडियो, डैनिश फुटबॉलर थे, तो ये रन कर रहे हैं, एरिक्सन थे। अब ये देखिए वहाँ पे जाके सडनली कोलैप्स। सच अ सुपर एथलीट,
फॉर्चुनेटली उनके कोचेस को, प्लेयर्स को, he suddenly drops dead on the field. इनको सबको आइडिया था कि उस समय करना क्या है, तो इनका उसी समय CPR किया गया, और जो अभी हम दिखाएंगे गुसाई साहब के साथ. He got saved. तो रीज़न वही था कि अब पहले 3-4 मिनट में उन्होंने रिएक्ट किया उनके दोस्तों ने, और आज ये वापस फील्ड पे हैं. तो कारण इसका दिखाने का ये था कि एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना इज़ वेरी गुड, बट इट डज नॉट प्रोटेक्ट यू फ्रॉम अ सडन इवेंट. और जागरूकता इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपके आसपास गॉड फॉरबिड किसी को हुआ तो यू शुड बी एबल टू रिएक्ट कि करना क्या है. तो उसमें होता क्या, हार्ट अचानक धड़कना बंद कर देता है. ये देखिए नॉर्मल हार्ट की बीट चल रही है रेगुलर सुचारू रूप से, अचानक क्या हुआ वहाँ पे, वो वाली रिदम इसमें कन्वर्ट हो गई. तो नॉर्मल 70-72 टाइम्स अ मिनट है, वो 350-400 के टाइम पे चल रही है, और हार्ट जो है अचानक कोलैप्स कर देगा. इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन. तो एक और चीज़ आपको आज याद रखनी है, सडन कार्डियक अरेस्ट, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या विद्युत प्रणाली की हार्ट की शॉर्ट सर्किटिंग से हो जाता है. हार्ट भी एक पंप की तरह है, उसमें शॉर्ट सर्किटिंग हुई और व्यक्ति कोलैप्स कर जाएगा. अब हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट दोनों फर्क चीज़ है. हमने अभी तक हार्ट अटैक की बात करी. हार्ट अटैक जो था वो हार्ट की जो ब्लड वेसल्स हैं उनके ब्लड फ्लो की प्रॉब्लम के हो, कोलेस्ट्रॉल जम जाएगा. सडन कार्डियक अरेस्ट होता है विद्युत प्रणाली की समस्या या शॉर्ट सर्किटिंग. कारण फर्क है. हार्ट अटैक कार्डियक अरेस्ट कर सकता है, सारे कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक से नहीं होते. सो यू नो दैट इज अ स्लाइट डिफरेंस. ब्लड फ्लो, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किटिंग. सिम्टम्स, सीने में दर्द आपने बताया, सांस में तकलीफ, पसीना आना, गैस होना. उसमें क्या होगा, व्यक्ति अच्छा वाला होगा, अचानक ही विल कोलैप्स ऑन द ग्राउंड, गिर बेहोश हो जाएगा अचानक. आप हिलाएंगे डुलाएंगे तो कुछ नहीं पता चलेगा. नब्ज नहीं होगी, सांस नहीं चल रही होगी. हार्ट अटैक में सांस भी चल सकती है शुरू में, पल्स भी होगी. हार्ट अटैक आपको कुछ मोमेंट्स देगा, यू कैन ट्रांसफर द पेशेंट टू अ हॉस्पिटल. कार्डियक अरेस्ट नहीं देगा, वो मौका ही नहीं देगा. तो हार्ट अटैक में आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास डिस्प्रिन है, एस्पिरिन है, आप लोगों को दवाई दे सकते हैं, आप पेशेंट को शिफ्ट कर सकते हैं हॉस्पिटल में. कार्डियक अरेस्ट में क्या प्रॉब्लम है कि एक मिनट की देरी आपका जो सर्वाइवल है 10% कम होता जाता है यदि आप कुछ नहीं करेंगे. मान लीजिए 7-8 मिनट हो गए तो 80% चांस है कि वो व्यक्ति नहीं बचेगा. हम एम्बुलेंस अगर फ़ोन कर भी दें या डॉक्टर को बुलाएं भी, आप भगवान ना करे इसी परिसर में किसी को कुछ हो तो 3 मिनट में कोई भी डॉक्टर तो आएगा नहीं. तो इसलिए नील साहब के साथ भी पहले भी हम लोगों ने वर्कशॉप्स करी थी कि ये वाली सेंसिटाइजेशन बड़ी ज़रूरी है कि गॉड फॉरबिड अगर आपके आसपास किसी को भी हुआ, मान लीजिए बिल्डिंग में ही हो गया या घर पे हो गया आसपास, तो आपको पता होना चाहिए. यू शुड बी एबल टू से कि सर के साथ हम लोगों ने एक वर्कशॉप करी थी और मुझे आता है कि इसमें करना क्या है. तो अगर ऐसे कुछ होगा तो आप ही को उसकी मदद करनी है, क्योंकि 3 मिनट में कोई डॉक्टर नहीं पहुंच पाएगा. तो हम क्यों नहीं करते हैं मदद, क्योंकि हमें पता नहीं है क्या करना है. यू नो वी डोंट नो व्हाट टू डू. ये देखिए कैलकाटा का एक विजुअल है, एक व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट हो गया, तो जैसे इंडिया में होता है 8-10 लोग इकट्ठे जरूर हो जाएंगे, लेकिन हमें पता नहीं है क्या करना है. सो दिस फेलो कैन नॉट बी सेव्ड. तो इसका समाधान ये है कि इसको हम बोलते हैं CPR. C से कार्डियो, P से पल्मोनरी, R से रिसस्टेशन. कार्डियो माने हार्ट, पल्मोनरी मतलब लंग, और रिसस्टेशन मतलब उसको निवारण करना. तो ये आपने मूवीज में देखा होगा, रोमांटिकली करते हैं लोग, लेकिन विल टेल यू द राइट वे टू डू इट, हाउ इट इज टू बी डन. एक मैनिकिन भी है, ये निकाली लोग बनाएगा उसको. सो कार्डियक अरेस्ट की इमरजेंसी स्थिति में क्या करना है आपको, इसके 4 चरण हम लोग पब्लिक को सिखाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल पहचानना है कार्डियक अरेस्ट हो गया किसी को. CPR देना आपको तुरंत शुरू करना है, और मदद के लिए तो कॉल करना ही है, बिकॉज यू वांट द एम्बुलेंस टू रीच. ये एक मैनिकिन है, इसको हम लोग वर्कशॉप्स के लिए यूज़ करते हैं. और अगर AED ऑन कर दो, ये AED है, तो ये भी मैं नील साहब से और मैडम साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, somehow this machine can be organized for the building. This will be very good. It's going to be a lifesaver. और of course पेशेंट को हॉस्पिटल में शिफ्ट होना. तो कार्डियक अरेस्ट को पहचानना कैसे है, तो सबसे पहले आप जांचिए कि व्यक्ति वाकई बेहोश है कि नहीं. तो हम लोग क्या रिकमेंड करते हैं, अभी सर्विस हम दिखाएंगे आपको, कि हम उसके यहाँ पे या शोल्डर्स पे टैप करके पूछते हैं क्या आप ठीक हैं, हेलो क्या आप मुझे सुन सकते हैं. आप वर्बल रिस्पॉन्स देख रहे हैं व्यक्ति का, तो उसमें 4-5 सेकंड ही यूज करने हैं बस. हेलो क्या आप ठीक है, हेलो
इतना ही करना है। ये कॉलोनी के बाहर कोई व्यक्ति बेहोश हो गया तो आपने उसको वर्बल रिस्पॉन्स देखा, यदि कोई प्रतिक्रिया नहीं है तो आपको उसकी पल्स चेक करनी है। पल्स आती है लोगों को चेक करनी है अपनी, तो करिए चेक। राइट साइड पे या कहीं पे भी आप ये थंब के हिसाब से अपना पल्स देख लीजिए। सब लोग देख लो, आप चेक कर लो, आप मोबाइल देख रहे हो, पल्स देखो सर, बाद में रिकॉर्ड मैं बता दूंगा, ये करूंगा। और बाकी कोई व्यक्ति एम्बुलेंस को फोन करो, एईडी है तो वो भी ले आओ। अब ऐसे टाइम पे आपको व्यक्ति को, क्योंकि बेहोश है, तो मुंह से कोई दवाई या कोई पानी नहीं देना है, चप्पल भी नहीं सुखानी है। ये लोग चप्पल भी सुखाए करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। तो एक बार बताइए साहब, जरा बता दो आप एक बार वर्बल रिस्पॉन्स। सर ने जैसे बताया कि सबसे पहले सपोज कोई पेशेंट बेहोश पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले हमें उसको कंधों पे जोर से मार के पूछना है, चाहे जहाँ की भी लैंग्वेज में आप पूछें, हेलो आप ठीक हैं, आप ठीक हैं, आप ठीक हैं। तो 2-3 सेकंड ही आपको ये प्रतिक्रिया करनी है। उसके बाद आपने जो है उसका रिस्पिरेशन, और एक हाथ से आपने रिस्पिरेशन देख रहे हैं, एक से पल्स देख रहे हैं, तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे आपके। यदि पल्स नहीं मिल रही है, रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, रिस्पिरेशन नहीं है, तो उसके बाद नेक्स्ट सीपीआर करो। नेक्स्ट सीपीआर चालू करना, सिंपल इनफ टू डू, है ना। और सीपीआर में चेस्ट कंप्रेशन, आजकल हम केवल वो माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन हम लोग एक्सक्लूड कर रहे हैं, बिकॉज कई लोगों का माइंडसेट होता है कि माउथ टू माउथ नहीं देना चाहते, तो हम लोग बाय स्टैंडर्ड हैंड्स ओनली सीपीआर, केवल हाथों से सीपीआर देना बता रहे हैं। तो ऐसे आपको चेस्ट कंप्रेशन करनी है, अभी सर भी बता देंगे, मैं बस तरीका बता दूं। और जो आपके साथ बाकी 4-5 लोग इकट्ठा हैं, आप उनको कह दीजिए कि एम्बुलेंस को बुला लो, और अगर एईडी लगी हुई है पास में, एईडी होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या है, वो ले आइए। तो सीपीआर का अब आप इसका लॉजिक समझिए कि आपको जो व्यक्ति है उसको फर्श पे रखना है, फर्म सरफेस पे। यदि मान लीजिए सोफा पे हुआ है या बेड पे हुआ है, तो जेंटली उसको फर्म सरफेस पे ले आए, बिकॉज सोफा या बेड पे सॉफ्ट है नीचे, तो आपको फोर्स ट्रांसमिट नहीं होगा। और आप उसकी साइड में आ जाइए, और एक ऐसे आप अपने हाथ गोसाई साहब दिखाइए, अपने हाथ आप ऐसे इंटरलॉक कर लीजिए। दैट शुड गो डाउन एटलीस्ट 2 इंचेस, व्हिच इज प्रीटी कंसिडरेबल। 2 इंच नीचे जाके कंप्रेस करना शुरू किया, तो देखिए वो रेड रंग का ब्लड ब्रेन में जाना चालू हो। सो इफ यू सी दिस इज अ वेरी वेरी इलस्ट्रेटिव वीडियो, कि उसका लॉजिक अगर आप समझेंगे कि ये प्रेशर शुरू किया, धीरे धीरे ब्लड जो है ब्रेन तक ये और पहुंचने लग गया, तो हार्ट की पंपिंग एक तरह से रिस्टोर हो गई। तो ये पहले 3-4 मिनट में ही कर लेना, वरना हार्ट अगर डेड हो गया तो सारे ऑर्गन्स की ब्लड सप्लाई खत्म हो गई। और ये आप कोई पूछ सकता है, इससे पहले कि आप पूछो मैं बता रहा हूँ। यदि आप 2 इंच कंप्रेस कर देंगे तो हार्ट तक फोर्स पहुंच जाएगी। ये देखिए, अगर आप उसको धीरे करेंगे तो ब्लड जो है ब्रेन तक पहुंच नहीं पाएगा। सो 2 इंचेस एंड 100 to 120 टाइम्स अ मिनट, तो ये पोजीशन आपकी रहनी है। ये तो हमने टेबल पे रखा है ताकि आप लोग देख सकें, तो थोड़ा सा झुकेंगे आप। अगर आप जमीन पे रखे हैं तो यू विल बी एबल टू, आप सीधे उसके बॉडी के ऊपर आ सकते हैं। तो एक बार गोसाई साहब करके दिखाइए। सर ने जैसे पहले तो आप जो कह रहे हैं, सर ने शुरू में ही दिखाया था, कुछ रिवर्सिबल कॉजेज हैं, कुछ नॉन रिवर्सिबल कॉजेज हैं, तो कलाम साहब ने उस तरह से देख लीजिए। पहले तो आपने सबसे पहले कोई बेहोश पड़ा था, आपने उसको बोला हेलो आप ठीक हैं, आप ठीक हैं। उसके बाद आपने एक हाथ से पल्स और एक से रिस्पिरेशन देखा, आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला, आपको पल्स नहीं मिली, रिस्पिरेशन नहीं मिला, तो आपको इमीडिएट सीपीआर करना है। तो उसके लिए जैसे सर ने बताया, एक तो सुरक्षित जगह होनी चाहिए, दूसरे में जो है फर्म जगह होनी चाहिए, और आप पेशेंट के बहुत क्लोज होने चाहिए। जितना क्लोज रहेंगे उतना आपका फोर्स सही लगेगा। तीसरा स्टेप था कि आपको जो है इस वाले पोर्शन से करना, तो जो भी हैंड आपका डोमिनेंट है वो नीचे रहेगा, इस तरह से फर्म बन जाएगा। और चौथी बात है कि कोहनी हमेशा स्ट्रेट रहेगी और पेशेंट के ऊपर पूरा आ जाना है। और अब करना कहाँ पे है, तो जो ये मिड स्टर्नम है इसके हाथ में आप इसको करिएगा। साइड से करेंगे तो रिप्स भी ब्रेक हो जाएगी, सेंटर में करना है। और एक 5 सेंटीमीटर तक डीप जाना है, और 100 to 120 स्पीड होनी है, और चेस्ट को रिकॉइल वापस होने का भी टाइम देना है। इतना फोर्स जाना है, एंड दिस इज रियली लाइफ सेविंग। तो कोई करना चाहता है? आप आओगे, मुझे लग रहा है आप कर पाओगे। बिल्कुल डर है, बिल्कुल डर है, लेकिन उसकी वजह से आपको पीछे नहीं हटना है। मान लीजिए व्यक्ति को आपने बचा लिया, तो वो आपको कभी कुछ नहीं कहेगा कि मेरी एक रिब टूट गई, लेकिन जब आपने कुछ नहीं किया, सारे रिब्स ठीक है, लेकिन भगवान को प्यारा हो गया। तो वो इशू तो नहीं दिमाग में आया? नहीं, आप